Welcome to Love Heals Cancer and ZenOnco.io. I'm Astha from ZenOnco.io. This is our Cancer Healing Journey Talks, where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as a patient, caregiver, or survivor. These CHJs are very close to our hearts because many patients tell us that when we listen to other people's journeys, it inspires them. It helps them boost their confidence and gives them hope that if others have been able to successfully beat the disease, then why can't they? So thank you so much for joining us today for this CHJ talks. एंड मैम क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड बता सकते हो कि आपकी कैंसर केयर गिविंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Yes, जी हाँ. First of all, thank you Astha and thank you Zenonco.io and Love Heals Cancer. मैं शिल्पा ढोले. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो ये केयर गिविंग की जर्नी है वो एक्चुअली स्टार्ट हुई 2017 में. ओके, मतलब 5 साल से भी ज्यादा हो गया अभी ये. तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. जर्नी ऐसे स्टार्ट ना हुई थी कि मैं तब जॉब कर रही थी और मेरी बच्ची छोटी थी. तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसे हो गया कि अब मुझे मैनेज नहीं हो रहा, तो शायद मुझे ना पॉज लेना पड़ेगा अभी करियर में. तो ऐसे इसमें फिर मैंने करियर को थोड़ा सा स्टॉप किया और उसी बीच में मैं मैके चली गई थी कि चलो, जॉब करते हुए मुझे छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो इसलिए फिर मैं मम्मी पापा से मिलने के लिए उनके घर चली गई. और तभी ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मा के ना ब्रेस्ट में ट्यूमर है. तो जब रियलाइज हुआ एक्चुअली, तो मुझे नेक्स्ट डे ही मुझे जाना था मेरे घर वापस. फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं. मतलब मेरे पास टाइम भी तो कम है. ये मेरे हस्बैंड लेने आ गए थे मुझे और मुझे जाना भी जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा दिन हो गए थे. फिर मुझे ऐसे लगा कि ये चीज मतलब बात भी ऐसे कि मम्मा ना किसी को बताएगी नहीं. फिर मैंने जाने से पहले मेरे पापा को और मेरे दोनों जो भाई थे जो मुझसे छोटे थे उनको मैंने बताया कि ऐसे ना हमें एक प्रॉब्लम लग रहा है, मम्मा के ब्रेस्ट में ट्यूमर है. वो आपको बताएगी नहीं, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा. और जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर्स के पास जाके उनका ओपिनियन लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं. फिर ऐसा बता के मैं मेरे घर आ गई और मम्मा का फिर वहां पे ना स्कैनिंग वगैरह सब कुछ जो भी टेस्ट रिपोर्ट थे वो सभी शुरू हो गया. और उसके ही बीच में फिर हमें पता चला कि मम्मा को मतलब ये कैंसरस ट्यूमर है. और डॉक्टर ने एकदम से बोल दिया कि चलो कल ही ऑपरेट कर लेते हैं. बट कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं. और क्या होता है ना, मतलब कोई भी अगर घर की लेडी ही अगर उसकी सर्जरी हो तो फिर बैकअप में कौन वहां पे घर पे रहेगा ना. उसकी भी कोई अरेंजमेंट नहीं थी. और फिर मेरे हस्बैंड जो उनका भी बहुत मुझे अच्छा सपोर्ट रहा. फिर उन्होंने बोला कि मम्मा को हमारे यहाँ पे लेके आते हैं, हमारे यहाँ पे फिर से अच्छे से हम टेस्ट करेंगे, सेकेंड ओपिनियन लेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं. फिर औरंगाबाद में रहते थे हम तो वहाँ पे. तो फिर मम्मा को वहाँ पे औरंगाबाद में लेके आए और वहाँ पे भी फिर से 15 से 20 दिनों तक सभी टेस्ट वगैरह हमने सभी किए. और फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू गो विद द डॉक्टर्स ओपिनियन, है ना. तो वो फर्स्ट ग्रेड में वो पहुंच चुका था कैंसर. हाँ. और फिर हमारा ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट हो गया. जी मैम. तो मैम जैसे आपने बताया कि ओपिनियंस वगैरह लेने के बाद आपने सर्जरी हुई थी, तो उसके साथ साथ और फिर आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स कराए थे उस वक्त? हाँ, मम्मा के लिए ना डॉक्टर्स ने जैसे जैसे सजेस्ट किया, क्योंकि क्या था, हम पूरी तरह से ब्लाइंड थे. कैंसर के बारे में जो भी थेरोटिकल थोड़ा बहुत पता है, बट प्रैक्टिकली उसे उसका अनुभव लेना वो बहुत ही अलग चीज होती है. तो जैसे जैसे डॉक्टर बताते गए हमने वैसे वैसे किया. डॉक्टर ने फर्स्ट तो बोला हमें कि सर्जरी करेंगे, सर्जरी करके वो पार्ट निकालेंगे. बट उसमें भी हम डॉक्टर ने हमें ना दो ऑप्शन दिए थे कि क्या करेंगे. मतलब ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी होती है और पूरा ब्रेस्ट मतलब निकाल के ऐसा भी. हाँ. और ऐसे इसमें ना हमें
थोड़ा सा अलग ही अनुभव आया डॉक्टर का। मतलब हम ना उस कंडीशन में रहते नहीं कि हम कुछ डिसीजन ले पाए, है ना। और ऐसे इसमें डॉक्टर भी हमारे ऊपर छोड़ देते, तो फिर ऐसे इसमें हम क्या करें, ऐसे हो जाता है हमें। फिर डॉक्टर को जब पूछा हमने कि मतलब कौन सा बेटर रहेगा, तो बस उन्होंने बोला कि कोई भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, दोनों के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। और फिर हमने ब्रेस्ट कंसर्विंग जो सर्जरी थी उसको हमने, हाँ, किया। और फिर उसके बाद मम्मा के 8 कीमो थे जो एक एक वीक के बाद हुए। और वो होने के बाद फिर रेडिएशन था जो लगभग 40-45 डेज तक चला वो। जी मैम। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी हुआ था, तो उसके साथ क्या आप लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी उनका कराया था उस वक्त? नहीं, मम्मा के लिए तो मैंने एक्चुअली सुना था कि आयुर्वेदा का अगर करते हैं, बट हम एक बार ही गए डॉक्टर के पास। बट मम्मा का कहना था कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली वो पहले से उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग रही थी, और वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ना मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा ये ट्रीटमेंट, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम कम्प्लीटली फाइन, मुझे कुछ भी, वो ट्यूमर भी था, मुझे उसका दर्द नहीं होता था, कुछ नहीं, बट क्यों कर रहे हैं आप ऐसे। तो बस हमने उसे ऐसे ही बताया था कि बस प्रिवेंशन बेसिस के लिए कि फ्यूचर में ये ना हो, इसलिए हम आपके ये कीमो रेडिएशन ये कर रहे हैं। तो हमने कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी वहां पे नहीं की, बट उसका विल पावर और उसकी पॉजिटिविटी जो थी, और मेरे साथ रहना, मेरी छोटी बच्ची के साथ रहना, तो उस चीजों में ना वो अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेती थी। और रोज कुछ ना कुछ ऐसे नए करते रहना, अपनी पोती के साथ खेलना, तो उससे वो बहुत ही पॉजिटिव रही पूरी, मतलब एक साल भर की ट्रीटमेंट में। जी मैम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, वो इतनी पॉजिटिव थी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो। अगर माइंड से स्ट्रांग रहते हैं तो काफी अच्छा आउटकम भी आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी अच्छी रहती है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ट्रीटमेंट के दौरान कोई मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस भी आप लोगों ने करे थे, लाइक डाइट में चेंज किया था या फिजिकल एक्टिविटी या ऐसा कुछ? यस, डाइट में तो ऐसे हुआ था ना कि कीमो के इसमें ऐसे होता था कि उसे ना खाना ही बिल्कुल नहीं जाता था। मतलब जब फर्स्ट कीमो स्टार्ट हुआ ना, तो लिटरली ना, मतलब मैं मम्मा को ना कुछ ऐसे बना के देती थी कि कुछ न्यूट्रिशियस देना चाहिए उसे। और कुछ भी मतलब रोटी सब्जी भी है वो भी नहीं खाती थी, फिर दूसरा भी कुछ हेल्दी अगर ऑप्शन में दूं, मम्मा कुछ भी नहीं खाती थी। तो लिटरली ना मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या करूँ अब, इसे कैसे मैं हैंडल करूँ। और फिर मैंने ना, मतलब पापा तब साथ में नहीं थे, फिर पापा कुछ काम के लिए गाँव गए थे। फिर पापा को मैंने बोला कि पापा आप ना आ जाओ, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं बहुत ही छोटी पड़ रही हूँ, मैं मम्मा का ये दर्द नहीं देख सकती कि कुछ भी खिलाने की इच्छा है, बट उसे जा ही नहीं रहा है। फिर पापा भी आ गए और हमने बहुत सा कुछ सर्च किया, तो फिर उसमें हमें ऐसे भी एक चीज पता चली कि जो नींबू होता है ना, लेमन, तो उसे ना, हाँ, वो फ्रीज करके, मतलब येलो कलर का जो राइप लेमन होता है, उसे अगर हम फ्रीज करके रखते हैं पूरा फ्रोजन, और उसे अगर हम अच्छे से कद्दूकस करके उसे अगर वो पेशेंट को ना खाने को देते हैं। एक्चुअली वो बहुत ही खट्टा होता है, वो इतना ऐसे खाया नहीं जाता, बट वो कीमो में सपोर्ट करता है, विटामिन सी होता है उसमें। तो वो अच्छे से सपोर्ट करता है, तो हमने स्टार्ट किया था। और कुछ जो व्हीट ग्रास जूस है उसको लेना, फिर कुछ मेडिटेशन है, फिर प्राणायाम है, वो भी हमने किए था। और हेल्दियर जो ऑप्शंस थे ना, तो वो चूज किए, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाना, कीवी वगैरह जैसे पपाया है वैसे फ्रूट्स खाओ, तो वो अच्छा रहता था। जी मैम, बिल्कुल जो आपने लेमन वाली बात बताई उससे ये होता है कि एक तो विटामिन सी काफी उसमें कंटेंट होता है, तो वो हेल्प करता है। साथ में उससे थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है, अगर उसे मतलब मॉडरेट क्वांटिटी में डाल के देंगे तो टेस्ट भी होता है उससे बेटर।
तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो एज अ केयर गिवर काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम जब आप उस ट्रीटमेंट के वक्त जब आपके साथ ऐसा इमोशनल ऐसा हो रहा होगा या टेंशन आ रही होगी, तो उस वक्त आपने कैसे मैनेज किया अपना इमोशनल वेलबींग, आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आज था मतलब केयर गिविंग का रोल ना मैंने 2017 से लेके 2022 तक निभाया। हाँ, ये मैंने बस मेरी मम्मा की ही मैं आपको ये केस बता रही हूँ कि उसका ये जो ट्रीटमेंट था ना वो बहुत ही पॉजिटिव वे में गया। मतलब एक समय ऐसे भी हुआ था हमें कि कीमो के टाइम पे उसका जो ड्रग का डोज था वो 1.5 ml होना चाहिए था एक्चुअली। बट डॉक्टर की गलती से ऐसे हो गया वो 5 ml दिया गया। और तब मम्मा को उसके इतने साइड इफेक्ट्स और बहुत तकलीफ होने लगी मम्मा को। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो गया। बट जैसे कि हम जानते कि कीमो से तकलीफ होते ऐसे इसमें हमने ऐसे मान लिया कि चलो ठीक है ऐसे हो रहा। बट फिर भी उसका विल पावर देन गॉड के ऊपर जो उसका ट्रस्ट था तो उसके इससे भी वो उस समय से मतलब बाहर निकल के आई अच्छे से। तो ऐसे हमारा पूरा वो 1 साल का जर्नी बहुत ही पॉजिटिव था। वो हमेशा लोगों के साथ बातें करना, सभी उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह जो भी थे सभी के साथ कनेक्ट रहना। फिर घर के जो भी सभी काम भी रहते थे वो सभी अच्छे से करती थी। बस वो कीमो का डे जो थोड़ा सा ऐसे डल होता था उसके लिए वो थोड़ा बहुत आराम करके वो फिर से फिजिकली बहुत एक्टिव रहती थी। फिर यहाँ से मतलब मेरे घर से उनका जो नेटिव प्लेस था वहां पे भी जाके सभी को अटेंड करना, घर के सभी कामकाज करना क्योंकि वो अकेली ही लेडी थी ना। जो भाई थे दोनों वो अनमैरिड थे, देन पापा थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो घर का भी पूरा अच्छे से वो संभालती थी अच्छे। तो उसका जो जर्नी था वो बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए 1 साल का। एंड उसके ही दरमियान ऐसे हो गया कि मतलब मम्मा का ट्रीटमेंट चालू था और 6-7 महीनों के बाद ना मेरी जो मदर इन लॉ है तो उन्हें भी ना ऐसे कुछ सिम्टम्स दिए। मतलब स्टार्ट जो हुआ था उनका तो उनको ना बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुआ। इतना सीवियर डिहाइड्रेशन था वो कि मतलब हम गांव की तरफ रहते थे वो। तो वहाँ पे डॉक्टर्स के पास दिखाया फिर हमारे यहाँ पे भी लेके आए। कुछ फर्क ही नहीं गिर रहा था। और मैं मम्मा के ट्रीटमेंट में फुल बिजी थी तो मुझे लगा ठीक है थोड़ा बहुत होगा इनका कुछ क्योंकि उनका रूटीन चेकअप हमेशा रहता था, बीपी शुगर वगैरह था तो। हाँ तो बट ऐसे हो गया कि 1 महीना होने के बाद भी उनका जो डिसेंट्री है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मा का ऐसे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो हम उनको ना लेके आते हैं फिर से और अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और वो टाइम ये था कि मम्मा का ये जो कीमो का डोज था ना वो मतलब 1.5 ml से 5 ml हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। मम्मा के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट वो ट्रिमेंडस था। और सासू माँ की भी यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। और मेरी बच्ची वो हार्डली 2.5 साल की थी और मैनेज करने वाली मैं अकेली। और उसी बीच में फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि मुझे ना हल्का सा स्पॉटिंग हो रहा है। तो मतलब मेनोपॉज तो हो गया था उनका बट फिर मुझे लगा कि स्पॉटिंग क्यों हो रहा है। फिर मैंने उनको बोला भी कि चलो हम पास में एक गायनेक थे तो उनके पास जाके आएंगी। बट पता नहीं शायद उनको ऐसे थोड़ी सी झिझक हुई होगी। फिर वो बोले नहीं नहीं जाने दो बोले और ऐसे बोल के उन्होंने टाल दिया। और घर में ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट और इतना सब कुछ क्रिटिकल था तो फिर वो मेरे भी दिमाग से निकल गया। और फिर मुझे लगा कि ऐसे कुछ नहीं होगा शायद, ऐसे उन्हें कुछ लगा होगा। और फिर मम्मा का ट्रीटमेंट खत्म हुआ मतलब पूरा 1 साल मम्मा का ट्रीटमेंट चला। मई के एंड तक मम्मा का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। और फिर जून में सासू माँ और ससुर जी वो दोनों आ गए। और उनकी शायद तकलीफ बढ़ गई थी। स्पॉटिंग जो था वो फ्रीक्वेंट स्पॉटिंग उनको हो रहा था। और फिर उनके लिए भी हमने फिर सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया। जो भी हमारे टेस्टिंग वगैरह जो स्कैन थे वो सब कुछ किया।
तो लिटरली बताती हूँ, तब मैं ना बहुत प्रे कर रहे थे हम सभी कि फिर से वो जर्नी ना स्टार्ट हो हमारे घर में, क्योंकि 1 साल तक ये पूरा लंबा प्रोसेस चला और वो सब कुछ इतना क्लोजली देखा था ना, तो ऐसे लग रहा था सच में। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन कैंसर केम टू अवर होम। और इस बार उन्हें एंडोमेट्रियम का कैंसर हुआ। और हाँ, ओवरी का, सॉरी, यूटेराइन कैंसर, जो एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर था, वॉल्स का, हाँ। तो वो हुआ, और वो भी फर्स्ट ग्रेड में था उनका। हम्म, फिर उनके लिए भी डॉक्टर ने हमें सेम सजेस्ट किया कि हम पहले सर्जरी करेंगे। सर्जरी करके हमने पूरा यूटेरस और दोनों ओवरीज वो भी निकाल दिए। और फिर उसके बाद में कीमो और रेडिएशन पार्ट हुआ। और ये भी ट्रीटमेंट लगभग लगभग 9 से 10 महीनों तक चला ये पूरा। जी। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि पहले 1 साल का वो ट्रीटमेंट चला आपकी मॉम का, देन उसके बाद एकदम से होता है, तो काफी बार काफी शैटरिंग होता है ये। बट विल पावर एंड पॉजिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि आपने बताया। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फिर आपकी जो ये पूरी केयर गिविंग जर्नी रही है, इससे आपने क्या क्या सीखा, आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही? लर्निंग्स तो बहुत है। और मतलब एक और पार्ट, एक थर्ड पार्ट में बताना चाहूंगी कि सासू माँ का ये जो कैंसर था, ये फर्स्ट टाइम एंडोमेट्रियम का। देन ये पूरा 9 से 10 महीने मैंने जैसे बताया, ये पूरा चला। तब हमने ना, क्या होता है कभी कभी हमें पता रहता है कि हमारे घर वाले कैसे हैं, मतलब इनकी मेंटल सिचुएशन कैसे डिस्टर्ब होती है या कैसे स्टेबल रहती है, हमें पता रहता है। तो हमने ना इस वजह से उनको बताया ही नहीं कि आपको कैंसर है करके। क्योंकि अगर हम उनको बता देते तो वो पूरा मेंटली ना डिप्रेस हो जाते थे, और वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते थे। फिर हमने उनको बताया ही नहीं, और ऐसे ही इसमें वो पूरा ट्रीटमेंट चलता गया। और वो भी खुश थे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस अभी कुछ काम नहीं ना इन ऑर्गन का, तो इसलिए निकाल दे बस। ऐसे ही उनको बताया हमने। और वो तब पूरी ट्रीटमेंट में वो बहुत ही पॉजिटिव थे। थोड़े बहुत जो रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट थे, उसकी वजह से थोड़ा परेशान रहते थे, बट फिर भी उनका खाना पीना सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रॉपर रेस्ट किया, और वो जो उनका जर्नी था वो बहुत ही स्मूथ गया। मतलब जितने मैंने मम्मा के साइड इफेक्ट्स देखे थे कि उसको थोड़ा सा कीमो के दरमियान खाना नहीं जाता था 1-2 दिन तो भी, बट इनके केस में ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि शायद डोसेस भी थोड़े माइल्ड थे। और कैंसर टू कैंसर ये सभी चेंज होता रहता है। बट फिर उसके बाद ना 2 साल तक, 1-2 साल तक वो अच्छे रहे, मेरी सासू माँ। एंड अगेन फिर से उन्हें ना कुछ तकलीफ होने लगी। और वो जो तकलीफ थी, जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था डिसेंट्री से स्टार्ट हुआ, तो इस टाइम भी ऐसे ही हुआ, डिसेंट्री और हल्की सी स्पॉटिंग भी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यूटेरस भी निकाल दिया है सब कुछ, तो स्पॉटिंग क्यों हो रही है। और फिर हमारा फिर से शुरू हो गया, और हमें ऐसे लग रहा था कि अभी तो निकाल दिया है पूरा, इसके तो कुछ चांसेस ही नहीं है। तो हमारे ये दिमाग में ही नहीं था कि कैंसर हो सकता है फिर से। और हाँ, उनका शुगर लेवल भी बहुत हाई हो गया था, तो फिर हमारा जो ट्रीटमेंट था ना, वो शुगर की इसमें चल रहा था। फिर वो मेंटली भी थोड़े वीक थे, मतलब उनका जो आंखों का विजन था ना थोड़ा कम था। फिर वो कभी कोई ऐसे डर पकड़ लेते थे कि अगर मुझे सांप ने काट लिया, कुछ हो गया तो क्या होगा। और उस डर की वजह से भी ना उनको कभी कभी ऐसी तकलीफ होती थी। तो फिर हमें ऐसे लगा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, या तो फिर शुगर की वजह से ऐसे हुआ होगा। तो हमारा ट्रीटमेंट पूरा उस डायरेक्शन में जा रहा था। लगभग हमने ना 5 से 6 महीनों तक हम वही ट्रीटमेंट करते रहे। वो ना डिसेंटली वो बंद हो रहा था उनका डिहाइड्रेशन, ना उनका शुगर लेवल वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, मतलब स्टेबल आने लगा। बट ये कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं कम हो रहे थे। फिर हमें ऐसे लगा कि नहीं, हमें कुछ ओपिनियन लेना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि ये थोड़ा अलग केस लग रहा है। तो फिर से हम मतलब फर्स्ट केस में जिनके पास ऑपरेट किया था उनके पास गए, डॉक्टर के पास।
और वहाँ पे फिर से हमें पता चला कि उन्हें सर्विक्स का कैंसर है इस टाइम। और ये जो था ये बहुत ही अलग टाइप का, मतलब डॉक्टर बोलते थे कि ये डिफरेंट केस है, मतलब एक ही जगह पे था, वो फैला भी नहीं था, बट बहुत तकलीफ दे रहा था, और वो बहुत ही इंटीरियर पार्ट में था, तो उसकी वजह से उनको ट्रिमेंडस पेन होता था। मतलब जो 2 बार जो कैंसर जो हमने देखे, एक्सपीरियंस किए, ये वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। लिटरली मतलब वो पूरा स्मूथ जर्नी अगर हम पीछे देखें ना, तो ऐसे लगता है कि वो दोनों जर्नी बहुत ही स्मूथ थे, बट इस टाइम वो इतना ट्रिमेंडस पेन वाला था कि वो ना एक जगह पे रुकते ही नहीं थे। एक जगह पे रुकते नहीं थे, पूरा मतलब दिन भर वो घर में चलते फिरते रहते थे, और कंटिन्यू कंटिन्यू शी वाज क्राइंग, कंटिन्यू शी वाज क्राइंग। रात में तो अगर उनको सच में कोई देख लेना, मतलब वो इतना पेन से चिल्लाते रहती थी सासू माँ, पूरा ऐसे नीचे लेट के इधर उधर ये करती थी। तो अगर उनको देख ले तो सच में ऐसे घबरा के किसी को नींद ही ना आए रात भर, बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए, तो फिर वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि सर्विक्स का कैंसर है, मतलब ये स्लो स्प्रेडिंग है, मतलब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था। तो ये बहुत ही स्लोली स्प्रेड होता है, बट इसके इतने ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मॉर्टेलिटी रेट भी इसका बहुत ही कम है। फिर बट हम क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब इनका पेन कैसे कम करें। क्यों, हाँ, क्योंकि पेन की वजह से ना वो ना ठीक से ना खा पी सकते थे, ना घर में शांति रहती थी, वो कंटिन्यू चिल्लाते रहते थे। और वो टाइम ऐसे था कि कोविड का ही टाइम चल रहा था, सबका घर से ही, मतलब बेटी की स्कूल भी ऑनलाइन होती थी, इनका ऑफिस भी ऑनलाइन होता था, और घर में ये जो माहौल था, तो उसकी वजह से ना हम मतलब घर में रहना ही हमें बहुत ही मुश्किल हो गया था कि कैसे हम वर्क पे कंसंट्रेट करें, क्या करें। और फिर उसके बीच में हमने बहुत से आयुर्वेदा का भी ऑप्शन देखा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से अगर ये कम होता है तो कुछ सप्लीमेंट्री देखा, न्यूट्रास्यूटिकल्स का, देन होम्योपैथी का भी हमने ट्राई किया, बट उन सभी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि बायोप्सी करेंगे हम, कि बायोप्सी करके हम देखते हैं कि स्टेज क्या है। फिर हमने बायोप्सी किया, तो बायोप्सी करने के बाद वो शायद जो मास जो बढ़ा था वो थोड़ा कम हो गया। फिर उसकी वजह से ना उनको पेन भी थोड़ा कम होने लगा, मतलब पेन पेन में ऑलमोस्ट 50% तक रिडक्शन आया। फिर हमें ऐसे लगा कि अगर बायोप्सी से ही ये इतना फर्क लग रहा है पेन में, तो क्यों ना फिर डॉक्टर ने जैसे बताया, फिर हम सर्जरी क्यों ना करें। बट उसके भी इसमें ना हमने ओपिनियन लेना चाहा कि और कोई डॉक्टर का अगर हम ओपिनियन लेते तो क्या कहेंगे, क्योंकि कोई बोलते थे कि ऑपरेशन सर्जरी नहीं करना चाहिए सर्विक्स के इसमें, हाँ तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। बट इनका सासू माँ का जो पेन है वो रुक ही नहीं रहा था, और वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गए थे, मतलब तो फिर हमें भी ना सोचता नहीं था कि अब ये क्या करें, इनका पेन कैसे कम करें। तो फिर इसी इसमें हम इम्यूनोथेरेपिस्ट जो है तो उनके पास गए, तो उनका तो कहना था कि आप सर्जरी करो ही मत। वो बोल रहे थे कि हाँ आप हमारे साथ चलो, मतलब इम्यूनोथेरेपी से हम कम करेंगे। और इनके पास जाए, ये डॉक्टर के पास जो एलोपैथी रहते हैं सर्जरी करते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, एकदम से छोटी सी सर्जरी या कुछ नहीं होगा, इससे इनको रिकवरी मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। और तब ना हमें सच में मतलब तब तो पता नहीं चला, बट सच में इतना हम कंफ्यूज स्टेट में थे कि क्या करें। एक डॉक्टर बोलता है कि इम्यूनोथेरेपी करो, यही अच्छा है, मतलब वो सर्जरी के ऑप्शन को पूरा कैंसिल ही कर रहे कि सर्जरी करो ही मत। होम्योपैथी के बोल रहे हैं कि होम्योपैथी के साथ ही आप जाओ, इससे ही कम होगा, ऑपरेशन करो ही मत। और सर्जरी वाले बोल रहे हैं कि सर्जरी कुछ नहीं, एकदम नॉमिनल छोटी सी सर्जरी, इससे ही उनको रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे इसमें ना सच में नहीं पता चलता कि हम क्या डिसीजन लें। बट फिर हमने बहुत ज़्यादा टाइम भी ये दिया था आयुर्वेदा के लिए, देन होम्योपैथी का भी ना 1 से 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला था, बट फिर भी उनके पेन में कुछ भी रिडक्शन नहीं था।
तो फिर हमने सोचा कि चलो जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे हम सर्जरी करेंगे। फिर हमने सर्जरी किया और उसके पहले डॉक्टर ने कीमो करने को बोला, सॉरी 4 कीमो बताए थे। बायोप्सी हुआ, फिर उसके बाद 4 कीमो दिए। बट फिर इस बार वो कीमो को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, वोमिटिंग वगैरह। वोमिटिंग भी ऐसे एकदम सीवियर सी वोमिटिंग हो रही थी उन्हें, कि उसके बाद पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाना, एकदम से वो अनकॉन्शियस हो जाना। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि अभी कीमो बंद कर देते हैं और फिर थोड़ा सा रिकवरी होने के बाद हमने सर्जरी का ऑप्शन वो चूज़ किया। बट फिर उनका जैसे ही सर्जरी हुआ ना, कीमो के बीच में उनका हेयर फॉल हो गया पूरा। मतलब फर्स्ट केस में जब एंडोमेट्रियम का था तब उनका हेयर फॉल नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत ही नॉर्मल थे। बट इस बार उनका हेयर फॉल हो गया। और कोई भी लेडीज को, मतलब क्या होता है, हर कोई लेडीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि अपने जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट कर ले। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता और हमारा जो मतलब इंडियन ट्रेडिशन है, जो गांव खेड़े की तरफ जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत अंदर से खाए जाते हैं वो, कि अरे बाप रे, मैं कैसे सामना करूंगी लोगों का, मुझे गांव की तरफ लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो इस चीज की वजह से ना वो अंदर ही अंदर बहुत खाई जा रही थी। हम उनको बोल भी रहे थे कि कुछ नहीं ऐसे, मतलब कुछ दिनों बाद आ भी जाएंगे आपके पास। बट वो है कि मानने को ही तैयार नहीं, किसी के साथ बोलना नहीं, कोई अगर आए तो ऐसे, मतलब उनको बहुत ही ऐसे झिझक महसूस होने लगी थी कि मैं कैसे फेस करूंगी करके। और इसमें उनका क्या हो गया कि वो बहुत सोशल थे, उनका सोशल कांटेक्ट पूरी तरह से वो डिटैच हो गए। वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहते थे, किसी के यहाँ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर खुद के ना शर्म आने लगी थी, ऐसे हो गया था। और फिर इसमें उनका जो मेंटल जो डिप्रेशन था ना, वो फिर स्टार्ट हो गया। वो मेंटली बहुत डिप्रेस फील करने लगे, क्योंकि एक ही जगह पे आप रुके रहो, कोई मतलब आपको ऐसे मिलने आने वाला, और वो हमेशा ऐसे बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, अपने जो उनके एज के लोग रहते थे उनके साथ गपशप करना, कॉमेडी करना, उनको बहुत अच्छा लगता था। और एकदम से वो पूरी तरह से डिटैच हो गए, तो वो ना अंदर ही अंदर बहुत ऐसे खाए जा रहे थे। और एक साइड ये भी होती है हमारी सोसाइटी के, क्या होता है ना, मतलब इंसान जब अच्छा रहता है ना, तो तब उसे सब लोग प्यार करेंगे, हमारे घर आओ रहो, अपने अपने मतलब जो क्लोज लोग हैं वो भी। बट जब उसको सच में जरूरत होती है, तब उसको कोई नहीं लेके जाता, है ना। तब उसे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे ना मेरे जो अपने हैं, जो मेरे खुद के हैं, जिन पे मेरा सबसे ज्यादा अधिकार है, जिनको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, मतलब ऐसे मेरे जो क्लोज है वो मुझे लेके जाए। बट वो भी ना कुछ समाज के डर की वजह से, कि नहीं अरे, लोगों को पता चल गया कि इनको ऐसा डिसीज है तो क्या सोचेंगे। तो समाज के डर की वजह से ना उनको ये समझता नहीं कि प्रायोरिटी किस चीज को दे, है ना। मतलब ये पेशेंट की, ये जो जो अपने क्लोज है उनकी हीलिंग को दें, या समाज क्या कहेगा उसको दें। और फिर इसी बीच में ऐसे हो गया उनका कि बहुत ज्यादा ना वो डिप्रेस हो गए। उनको हैंडल करना सच में हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि जब पेशेंट कोऑपरेट करता है ना, जब पेशेंट पॉजिटिव रहता है, तो ना सच में चीजें बहुत स्मूथ होती है। मतलब मैं बोलूंगी कि कैंसर इज नॉट द बिग टास्क, ये कुछ भी ऐसे ऐसे बिग डिसीज नहीं है। बट जब पेशेंट पूरी तरह से हार जाता है ना, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स डिसीज बन जाता है कि कुछ भी मत, बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस। और वो बस पेशेंट को ही नहीं, पूरे घर को ही वो डिस्टर्ब कर देता है पूरी तरह से। जी मैम। तो जैसे कि आपने बताया, तो उसके बाद लाइक फिर उनका ट्रीटमेंट, मतलब उसके बाद क्या ट्रीटमेंट हुआ फिर उनका? फिर हमारा उसके साथ में उनका ऐसे हो गया था कि मतलब सर्जरी के बाद में उनकी जो सिचुएशन थी ना, तब तक इम्प्रूव हो रही थी, सर्जरी तक इम्प्रूवमेंट हो रहा था।
बट जैसे फिर उनके बाल भी गए, सर्जरी हुई, और वो सर्जरी का जो डिसीजन था ना, वो गलत डिसीजन हो गया हमारा। क्योंकि बायोप्सी मतलब सर्विक्स का कैंसर, ये जो है ये अपना जो ये सेशन है, इसके माध्यम से मैं सच में बताना चाहूंगी कि सर्विक्स के इसमें ना सर्जरी मत करो, क्योंकि बायोप्सी और सर्जरी के इसमें ना वो ट्रिगर हो गया। हाँ, वो करने की वजह से वो ट्रिगर हो गया, जो कि वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग, और ऐसे था कि वो एक ही जगह पे था, वो स्प्रेड भी नहीं हुआ था। बट सर्जरी करने के बाद वो बहुत ही फास्टली ग्रो हो गया। मतलब सर्जरी के 1 डेढ़ महीने में ना उसका ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया। मतलब पूरा रिमूव करने के बाद भी वो फिर से आ गया, और पहले से ज्यादा वो फास्टली स्प्रेड होने लगा। फिर फिर तो पूछो ही मत, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ, ना वो बैठ सकते थे, ना वो सो सकते थे, एक करवट पे भी नहीं वो सो सकते थे। बहुत ज्यादा पेन, दिन भर रात भर बस वो घर में चलते फिरते रहते थे। मतलब रात में कभी कभी ऐसे हो जाता था कि उनको चलता फिरता देख के ना हम भी ऐसे डर जाते थे। मेरी छोटी बच्ची थी, वो भी डरने लगती थी। और रात भर नींद नहीं, दिन भर चैन नहीं, तो उसकी वजह से उनकी आंखें, उनका पूरा जो ये था ना, फिर ऐसे बहुत कभी कभी ऐसे ना डरावना भी लगने लगता था हमें कि बहुत अग्रेशन में भी आ जाते थे वो। बट हमें पता था कि ये सभी नए ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इतनी लॉन्ग ऐसे ट्रीटमेंट से जा रहा है तो ये सब तो होना ही है। उनको नींद भी नहीं आती थी। तो फिर हमने कुछ साइकोथेरेपी वगैरह उसका भी सोचा। बट कुछ थेरेपी लेने के लिए वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका पेन उन्हें किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करने देता था। फिर हमने उनको स्लीपिंग पिल्स वगैरह वो स्टार्ट की, बट वो भी नहीं काम करती थी। नींद की एक गोली लेने के बाद, दो गोली लेने के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी। फिर भी वो घूमती रहती थी, दिन भर घूमती रहती थी। और अ, खाने के इसमें उनको ना पेट भर के जाता नहीं था। बट हर एक मतलब डेढ़ घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ उनको चाहिए था। और क्या चाहिए वो भी नहीं पता था। बस मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो बना के दो, कुछ तो अलग दो। और सच में इस ऐसी सभी सिचुएशन में ना केयर गिवर का रोल ये सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पेशेंट को तो समझता ही नहीं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो उस कंडीशन में नहीं रहता, वो डिसीजन पावर ही नहीं रहती उसमें। हर एक इसमें कंफ्यूज थे। मतलब जब उनको यूरिन बैग लगानी थी, डॉक्टर यूरिन पास नहीं हो रहा था। मतलब बाद में ऐसे हो रहे थे, जो भी नेचुरल जो प्रोसेसेस है वो भी अच्छे से नहीं हो रहे थे। उन्हें लैट्रिन के लिए भी प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता था। फिर यूरिन भी पास नहीं हो रहा था, तो फिर यूरिन बैग लगाने की इसमें उनको जब हम पूछते थे कि क्या करने का, डॉक्टर बोल रहे कि यूरिन बैग लगाएंगे। तो समझ में ही नहीं आता था उनको, क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, आप ही करो। और फिर अगर हम हमारे डिसीजन से मतलब डॉक्टर के ओपिनियन से कि डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसे करेंगे कि उनको तकलीफ कम हो। क्योंकि जब यूरिन पास होता था ना, तो बहुत ज्यादा उनको जलन होती थी, और बहुत ज्यादा वो पूरी तरह से मतलब ऐसे चिल्लाते थे, बहुत वॉयलेंट होते थे वो। फिर हमने सोचा कि यूरिन बैग लगाएंगे, बट वो भी उनको पेन सह नहीं सकते थे वो। तो फिर से डॉक्टर के पास मतलब यूरिन बैग लगा के गए, और फिर से डॉक्टर के पास जाना है, अब अभी चलो ये निकाल दो। निकालने के बाद फिर से तुरंत महीने मुझे लगाना है, मतलब ऐसी उनकी कंडीशन होती थी। मतलब छोटे बच्चे से भी एकदम छोटे हो गए थे वो, कि उनको संभालना वो इतना क्रिटिकल काम था कि बस पूछो ही मत सच में। और ऐसे इसमें फिर हमारी भी मेंटल सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब होने लगी कि अब कैसे होता है ना, मतलब अपना भी थोड़ा एक माइंडसेट हो जाता है कि चलो ये इतना इतना प्रोसेस है इतने दिनों का, इसके बाद ठीक हो जाएगा, हमें ऐसे लगता है ना। तो जैसे डॉक्टर बताते थे कि अब ये बायोप्सी किया, कीमो किया, इसके बाद आराम पड़ जाएगा। फिर सर्जरी किया, इसके बाद रिलीफ मिल जाएगा। बट वो पॉइंट आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। और हम ऐसे हो रहा था कि हम ना
रोज स्ट्रेच करते जा रहे थे, मतलब एज अ पेशेंट वो भी खुद को स्ट्रेच कर रही थी, नो डाउट। बट हम भी जब क्या होता है, मतलब पेशेंट जब बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है या उसका मेंटली भी वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरह से हार गया है, तो इसमें ना केयर गिवर की बहुत ये हो जाती है कि उसको डटे तो रहना ही है, क्योंकि पूरा जो है ना पूरा डायरेक्शन जो है ट्रीटमेंट का वो उसके ही ऊपर है कि कैसे करना है, क्या करना है। और ऐसे इसमें फिर खुद को स्टेबल रखना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हमें भी। जी मैम, जो आप बता रहे हो, ये ना काफी टफ टाइम्स होते हैं, एंड स्पेशली आपने बताया कि पहले हुआ फिर वापस से हुआ, रिलैप्स तब हुआ, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। अ, तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर केयर गिवर्स को और कैंसर पेशेंट्स को। मैसेज तो सच में यही है मैम कि इसमें ना केयर गिवर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट जो है ना वो तो पूरी तरह से मतलब पार्शली आप कुछ दिनों के लिए बोले या ऐसे बोले, बट वो डिपेंडेंट होता है मेंटली भी, फिजिकली भी, और सभी इसमें क्योंकि सभी जो ट्रीटमेंट जो है क्या करना है कैसे करना, वो सभी जो ना डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है केयर गिवर के। तो केयर गिवर को ही डिसाइड करना है, और केयर गिवर ही अगर स्ट्रांग होते हैं तो ही हमारी कैंसर की जो जर्नी है ना वो सच में स्मूथ और अच्छी रहती है। और ऐसे ही इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि हमें ना इस चीज में कुछ मतलब लैकिंग भी लगा हमारी सिस्टम में, कि जो सच में होना चाहिए कि बस ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट नहीं, मेडिसिन का ही पार्ट नहीं, बट ऐसी बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि केयर गिवर को भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, देन कैंसर पेशेंट्स को भी उनको सपोर्ट की, उनकी कम्युनिटी की, उनके साथ कोई बातचीत करने वाला, उनको समझने वाला, अदर देन घर के लोग, घर के लोग वगैरह वो एक ठीक है, बट फिर भी ना कोई तो चाहिए होता है कि उनके साथ वो बात कर सके, उनका पेन वो हाँ बांट सके, क्योंकि घर के लोगों को तो पता है, उनको बता दिया है, बट उनके ऐसे कोई ना कोई चाहिए होता है। तो वो हमें बहुत लगता था, क्योंकि जब वो दूसरे पेशेंट्स के साथ बोलते थे ना तो उनको अच्छा लगता था कि हाँ अरे इसको भी हो रहा, मुझे भी हो रहा, कुछ नहीं, अरे मेरे तो 4 ही हुए कीमो, इसके ज्यादा हो गए मतलब ये कुछ ना कुछ चीजें उन्हें मोटिवेट भी करती है, और अरे नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, मेरा ज्यादा नहीं, इससे फिर उनको अच्छा फील कराती है, और उनकी वो जर्नी जो थोड़ा स्मूथ बनाती है। जी मैम, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। जैसे आजकल कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स इतने हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस वक्त वो कैंसर सपोर्ट ग्रुप से जुड़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, और भी लोग हैं जो मैं अकेले, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी इतने लोग हैं। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से वो सीखते हैं। यही चीज हम लोग हमारे कैंसर हीलिंग सर्कल्स में भी देखते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, बताते हैं कि अच्छा, मेरे को ये साइड इफेक्ट्स है, तो पता चलता है अच्छा और लोगों के भी हुए हैं। एंड इतने सर्वाइवर्स को देखते हैं ना, तो उनको एक एग्जाम्पल भी दिखता है अपने आगे कि हाँ, वी विल रिकवर। तो पॉजिटिविटी मिलती है, होप मिलती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, काफी अच्छा इंस्पायरिंग मैसेज आपने दिया है। तो थैंक यू सो मच मैम, अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर दैट इससे कई पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड सर्वाइवर्स को काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, काफी पॉजिटिविटी मिलेगी, होप मिलेगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस टुडे इन द CHG सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।